हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अपने एटम्स वाले चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। लास्ट 2 वीडियोस में आपने देखा होगा हमने एमसीक्यू 1 और एमसीक्यू 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। आज की वीडियो में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको आपके 2 मार्कर या 2 मार्कर में कम मिलते हैं, बट 3 मार्कर में किसी एक पार्ट में आपको डायरेक्ट एक रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। अच्छे रीजनिंग बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एंड ये हो गई आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बात। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बात करूँ तो ये क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में हेल्प करेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में और आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की वो समझने में। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने एक बार चैप्टर पढ़ लिया होगा एंड एक बार रिवाइज भी करा होगा। नहीं करा है तो एटलीस्ट आपने लास्ट के 2 वीडियोस देखे हैं। कॉन्सेप्ट्स मोस्टली सिमिलर से ही कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही छोटा वीडियो रहने वाला है, सिर्फ आप देख रहे हो 5 ही क्वेश्चन हैं। तो फटाफट से 14th क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लेस देन सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब आपसे बोला हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन, बट अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का मास सम करूं तो हाइड्रोजन एटम का मास उससे एक्चुअल में कम होता है। क्यों कम होता है? देखो, इसके कम होने के रीजन क्या है? हमने एक चीज पढ़ी थी, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट कहता क्या है कि हमने कहाँ से निकाली थी ये चीज़, कहाँ से हमने वो किया था, कंक्लूड किया था कि मास डिफेक्ट होगा। मतलब मास डिफेक्ट का मतलब क्या है कि एक्चुअल मास कम होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के टोटल मास से, सम ऑफ मास से। क्यों हो रहा था ऐसा? हमें पता है आइंस्टीन ने एक एनर्जी मास इक्विवेलेंस दिया था, E = mc²। अगर मैं मास डिफेक्ट मतलब चेंज डिफरेंस इन मास को डेल्टा एम मान लूँ तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं डेल्टा एम = E/c²। हमने बोला अगर मास में कुछ डिफेक्ट है, डिफरेंस है, तो दैट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय c²। मास डिफेक्ट का हमने एक फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था? कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एटॉमिक नंबर के बराबर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है A - Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस ये हो गया आपका ऑब्जर्व्ड मास M, कैपिटल M। दिस शुड बी इक्वल टू E/c²। करेक्ट। अब अगर मैं मतलब मेजरेबल मास या एक्चुअल मास को कैपिटल M को दूसरी साइड ले जाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा? ZmP प्लस A - Z Mn या Me होना चाहिए टेक्निकली ये इलेक्ट्रॉन्स माइनस E/c²। करेक्ट। अब आप देखोगे जो ये वाला टर्म है, दिस टर्म इज द सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन सबका मास का सम अगर मैं लूँ तो ये वो टर्म है। बट आप देख रहे हो इस सम में से एक चीज माइनस हो रही है, E/c²। एनर्जी कौन सी लेते हैं? क्यों होता है ये? फिजिकली अगर रीजन की बात करूं, बाइंडिंग एनर्जी की वजह से। क्यों? क्योंकि सारे ही पार्टिकल्स क्योंकि बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे की वजह से, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर चार्ज पार्टिकल्स। तो वो एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी के साथ बाइंडेड होते हैं, जिस एनर्जी को हम क्या कहते थे? बाइंडिंग एनर्जी। उसके बाद हमने, अगर आपको याद हुआ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी पढ़ा था। करेक्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर आप देखोगे तो बाइंडिंग एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे पहले उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी -13.6। तो बाइंडिंग एनर्जी आप देख रहे हो एक पॉजिटिव टर्म है। C होता है स्पीड ऑफ लाइट, वैसे भी C का स्क्वायर ले रहे हो तो ये एक पॉजिटिव टर्म आएगी। इसका मतलब आप एक पॉजिटिव टर्म नंबर को घटा रहे हो उस सम में से। तो ऑब्वियस सी बात है जो भी रिजल्टिंग वैल्यू होगी यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है अगर M को आप ये सम -E/c² से निकाल रहे हो तो M तो हमेशा इस सम से छोटा ही होगा ना, क्योंकि आपने सम में से कुछ माइनस करके M निकाला है। तो इसी रीजन की वजह से हम बोलते हैं कि मास, इसका मतलब टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के सम ऑफ मास से कम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है कि इमेजिन रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम He4 एंड He3, देयर एनर्जी लेवल्स एज वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ बोर मॉडल विल बी वेरी क्लोज। तो बोर मॉडल हम पहली बात इन पे कब लगा सकते हैं? सिर्फ बोर मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी बोर मॉडल एप्लीकेबल होगा। अब He4 और He3 अगर आप देखोगे सिर्फ इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, बट है तो हीलियम ही, तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा। मतलब दोनों के अंदर हैं तो 2-2 इलेक्ट्रॉन ही। उसमें से आप बोल रहे हो कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, अगर एक इलेक्ट्रॉन दोनों में से निकाल लोगे तो He4 में से अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके अंदर कितना बचेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। सेम He3 के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर अब एक ही इलेक्ट्रॉन है।
ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हो गई, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई तो हम बोर मॉडल एप्लीकेबल हो जाएगा इन पे। बोर थ्योरी यूज़ कर सकते हैं इनका बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए। बोर थ्योरी अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो बोर्स मॉडल के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो इनके एनर्जी लेवल्स आपको बहुत सिमिलर और बहुत क्लोज दिखेंगे। करेक्ट, क्लोज क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रह गए। तो इसी वजह से यही रीज़न होगा कि जब हम बोर मॉडल के बेसिस पे एनर्जी लेवल्स देखेंगे तो एनर्जी लेवल्स क्लोज दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, मान लो ये कुछ हायर एनर्जी लेवल है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है, फॉल करता है, तो क्या बोल रहे हैं? डिफरेंस इन एनर्जी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपसे पूछा है किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्यों रेडिएट नहीं हो सकती एनर्जी। तो देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा या जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके लोअर एनर्जी लेवल से अपर हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन ये पूरा ट्रांजिशन कुछ एक्सेलरेशन के साथ करता है। एक्सेलरेशन के साथ क्यों करता है इसको कैसे समझ सकते हो? कि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी है। ये एनर्जी तो कोई फोर्स है जो ज़बरदस्ती उसको पहुंचा रही है लोअर एनर्जी लेवल में या हायर एनर्जी लेवल में। वो खुद नहीं जा रहा है। खुद नहीं जा रहा है तो कोई फोर्स होगी। जहां जहां फोर्स होगी, जहां जहां एक्सटर्नल फोर्स होगी, वहां पर एक्सेलरेशन होगा। करेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी एक्सेलरेशन से जाएगा। तो हमने पढ़ा है एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स ऑलवेज रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये हमने अपने चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा था। एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स ही सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में रेडिएट करेंगे एनर्जी को। अगर एक्सिलरेटेड नहीं होगा चार्ज पार्टिकल तो ईएम वेव्स नहीं बनेंगी। करेक्ट, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो किसी एक्सेलरेशन के साथ होता है, एंड एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसीलिए एनर्जी डिफरेंस हमेशा हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में देखने के लिए मिलता है रादर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि वुड द बोर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन एटम रिमेन अनचेंज। अच्छा, आपको बोला है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर अब एक चार्ज चेंज कर दिया। प्रोटॉन के ऊपर अब की बार +4/3 है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर -3/4 है चार्ज। तो आपसे पूछा है क्या बोर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए या सेम रहेगा? अब बोर थ्योरी का सबसे पहला स्टेप याद करना है। बोर थ्योरी ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किनके बीच में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक प्रोटॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय r²। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है टू द इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व इन द फिक्स्ड ऑर्बिट्स इन सर्कुलर पाथ। ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर पाथ में किसी भी चीज को घूमने के लिए क्या चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इस केस में वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर आप यहाँ से देखोगे m कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, r फिक्स्ड है, यहाँ पर r², यहाँ पे ये एक कांस्टेंट होता है k। सिर्फ और सिर्फ वेरी हम क्या करा रहे हैं? q1 और q2, वो भी इंडिविजुअल चार्जेस पे नहीं, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेंट्रीपिटल फोर्स। करेक्ट, तो अगर हम इस केस में प्रोडक्ट लें 4/3e मल्टीप्लाइड बाय 3/4e, 3 से देखो 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4, क्योंकि चार्ज का जो प्रोडक्ट है चार्जेस का प्रोडक्ट अभी भी e² ही आ रहा है, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज ओनली डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। बिकॉज प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ तो इसलिए कोई भी और फॉर्मूला बोर थ्योरी का, बोर एटम का कोई भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। इन केस अगर अभी ये चार्ज +4/3e और -4/3 होता तब सारी चीज़ें चेंज हो जाती। तब क्यों चेंज होती? क्योंकि जब आप वहाँ पर तब प्रोडक्ट लेते तो प्रोडक्ट क्या हो जाता? 16/9। तब प्रोडक्ट e² नहीं रहता, खाली 16/9 e² हो जाता। बट क्वेश्चन में आपको +4/3 और -3/4 वैल्यू ही ऐसी दी है कि कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप प्रोडक्ट लोगे। ठीक है, तो क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, कोई चेंज नहीं हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इसीलिए फॉर्मूला भी चेंज नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? कंसिडर 2 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट। 2 हाइड्रोजन एटम है, दोनों ही एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है। आपसे पूछा है क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये दोनों, इसको E1 बोलते हैं पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन। आपसे बोला है क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन दोनों की एनर्जी तो डिफरेंट हो, मान लो E1 E2, बट इनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सेम हो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग।
तो अब यहाँ पे देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या बोर मॉडल ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2π का। h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n मल्टीप्लाइड बाय h/2π। और यहाँ पे हम बोलते थे n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे कितनी भी हो सकती है। मतलब जैसे अगर पहला ऑर्बिट कहाँ मिलेगा आपको, पहला ऑर्बिट वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π हो। फिर दूसरा वहाँ मिलेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/π हो। तीसरा वहाँ मिलेगा जहाँ पे 3h/2π हो। ऐसे करके ऑर्बिट्स हमने डिफाइन करे थे। ऑन द अदर हैंड हमारे पास सेम एनर्जी का फॉर्मूला आया था -13.6/n²। करेक्ट। तो अब आप देखो अगर आपको एंगुलर मोमेंटम सेम रखना है तो आपका h एक कांस्टेंट वैल्यू है, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स है। 2π कांस्टेंट नंबर है, सिर्फ n वेरी हो रहा है। अगर आपको एंगुलर मोमेंटम सेम करना है दोनों इलेक्ट्रॉन्स का, तो एंगुलर मोमेंटम सेम करने का एक ही तरीका है कि दोनों, इसका मतलब दोनों ही केस में n की वैल्यू सेम होनी चाहिए, दोनों सेम शेल में होने चाहिए। करेक्ट। तो दोनों की वैल्यू, दोनों के केस में अगर n की वैल्यू सेम होगी तो ऑफ कोर्स सी बात है हर शेल के लिए सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं। अगर दोनों सेम शेल में हैं, सेम n की वैल्यू है, तो ऑफ कोर्स सी बात है उन दोनों की एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि एनर्जी डिफरेंट हो जाए और एंगुलर मोमेंटम सेम रहे। अगर एनर्जी डिफरेंट है, अगर एनर्जी E1 E2 है तो एंगुलर मोमेंटम भी L1 L2 अलग अलग होंगे एंड वाइस वर्सा। अगर एंगुलर मोमेंटम सेम है तो एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। आई होप आपको रीजनिंग क्लियर हो गई होगी। सो दैट वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। आई होप आपको एक अच्छा रिवीजन मिला होगा पूरे ही चैप्टर का एंड सारे कॉन्सेप्ट्स का, एंड आपका एक अच्छा रिकैप हो गया होगा एटम्स का चैप्टर का, ऑल्दो बहुत छोटा सा चैप्टर है। सो इफ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।